नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी हम हमेशा की तरह उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। हम आपको दिखाएंगे एल्विश और विश का कनेक्शन। हम आपको बताएंगे एल्विश और विश के कनेक्शन में और कौन दो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। हम आपको ये भी बताएंगे कि रोहतक का किला जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान क्या है। ये भी बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह क्यों कह रही हैं कि उन्हें अब सांसद के तौर पर चुनाव में नहीं उतरना है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 5 मजदूरों की जो मौत हुई है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां एक हैवान ने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के कुछ देर के बाद ही एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया। हत्या के पीछे मकसद क्या था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस रिपोर्ट के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मर्डर की वजह क्या थी और इस खूनी खेल के बाद इलाके में माहौल क्या है। बिग न्यूज़ बिग शो की शुरुआत कर रहे हैं बदायूं मर्डर की इस इनसाइड स्टोरी के साथ। उत्तर प्रदेश के बदायूं से ऐसी खबर सामने आई जिसे जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। जिन 11 और 6 साल के बच्चों के सपनों ने अभी ढंग से उड़ान भी नहीं भरी थी, उन पर उस तरह से हमला कर दिया गया। हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई, तीसरा बच्चा घायल हो गया। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद 9-2-11 हो गया। वारदात की सूचना मिलने पर आरोपी का पीछा कर पुलिस ने जब उसे पकड़ना चाहा तो गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें वो मारा गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैला हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। मासूमों की हत्या से गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान का सामान बाहर निकालकर जला दिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर 2 मासूमों की जान लेने के पीछे का मकसद क्या था। घर में गया और घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों के दादी से मिला। उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले थे, सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया। वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसकी थोड़ी छोड़ दी और उनसे भाग गया। घायल बच्चा सर इस समय किस हालत में है? ठीक हालत में है। तो बच्चों के पिता बाबा कॉलोनी के रहने वाले हैं। बच्चों की मां घर में ही पार्लर चलाती हैं। हत्यारे का घर के सामने ही सैलून था। हत्यारा मंगलवार शाम घर में घुसा, दादी से मिला और तीसरी मंजिल पर गया। पहले परिचय होने के चलते विनोद की पत्नी उसके लिए चाय बनाने चली गई। इसके बाद वो चुपके से घर की छत पर चला गया जहां बच्चे खेल रहे थे। आयुष, आहान और पीयूष पर उस तरह से हमला किया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर लोग ऊपर पहुंचे। तब तक हत्यारा मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। एक ही घर के 2 चिराग बुझ गए। कहा जा सकता है कि कत्ल से पहले कातिल ने मृतक बच्चों की मां से 5,000 रुपए की मदद मांगी थी। सवाल यह है कि 11 और 6 साल के मासूमों से आखिरकार आरोपी की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी। मासूमों की हत्या क्यों हुई, इस सवाल का जवाब सभी को चाहिए। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद अब बिग न्यूज़ बिग शो में हम बात कर रहे हैं एल्विश और विश कनेक्शन की। एल्विश यादव का विश के साथ क्या कनेक्शन है? सांपों की जहर की तस्करी मामले में एल्विश यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। अब इसी मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिनका संबंध हरियाणा से है। एल्विश यादव और इन 2 लोगों का कनेक्शन क्या था, और बिग न्यूज़ में आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जो सांप का जहर है इसको ड्रग्स के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर की तस्करी के केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। एल्विश 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। अब इस मामले में नोएडा पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईश्वर और विनय नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ईश्वर और विनय दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इनका एल्विश यादव और पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से कनेक्शन है। कई और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अब ये पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। पिछले साल 3 नवंबर को पुलिस ने नोएडा सेक्टर 51 स्थित एक बैंक्वेट हॉल से छापेमारी कर 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। एल्विश यादव ने इस हॉल में चल रही पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई किया था। फॉरेंसिक टीम ने इसकी पुष्टि की थी। पुलिस ने एल्विश और 6 अन्य लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया था। पहले भी एल्विश से पूछताछ की गई थी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। 3 नवंबर को बरामद किए गए सांपों में वेनम ग्लैंड्स नहीं थीं जिनमें जहर होता है। पुलिस को आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर भी मिला था। पीपल फॉर एनिमल्स ने सांप के जहर वाली रेव पार्टी का खुलासा किया था। वहीं एल्विश मामले को लेकर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने एल्विश मामले पर जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई। पीपल फॉर एनिमल्स के सदस्य सौरव गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। 4 अप्रैल तक रिपोर्ट कोर्ट में देने के आदेश दिए हैं। बहरहाल सांप के जहर को ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करने का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। रेव पार्टियों में सांप के जहर की डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसे में जानते हैं कि सांप के जहर में ऐसा क्या है जो नशे के लिए युवा इसकी ओर खींचे जा रहे हैं। सांप के जहर का प्रभाव बढ़ाने के लिए पहले सांप को केमिकल का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद जानबूझकर अपनी जीभ या होंठ पर कटवाते हैं। सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है जिससे वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा इससे मांसपेशियों में कमजोरी, पैरालिसिस और मेंटल स्टेट में बदलाव जैसे कई प्रभाव दिखते हैं। सांप के नशे का इंसान के शरीर पर 3 से 4 हफ्तों तक असर रह सकता है। अब मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट मामले के साथ ही NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यानी एल्विश यादव की मुसीबतें आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती हैं। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट। एल्विश और विश की इस इनसाइड स्टोरी के बाद आइए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की नज़र एक सीट पर है। बात हरियाणा की करें तो जो पिछले लोकसभा चुनाव थे उसमें 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई और पिछली हिस्ट्री को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दोहराना चाहती है और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान क्लीन स्वीप करना चाहती है। रोहतक की सीट सबसे बड़ी सीट मानी जाती है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ से आते हैं। उनका कभी ये गढ़ माना जाता था। पिछली बार उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से खड़े हुए थे, हालांकि वो हार गए। और जो पिछली बार 10 की 10 सीट का जो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी इसको रिपीट करना चाहती है। इसी को लेकर रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जुटे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 10 की 10 सीटों को और ख़ास तौर से जो रोहतक की सीट है उसको लेकर क्या मंथन कर रही है, देखते हैं हमारी बिग न्यूज़ बिग शो की इस खास रिपोर्ट में।
लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी वो क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर रोहतक में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में सभी 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई और दावा किया गया कि पार्टी सभी 10 सीटें जीतेगी। व्यवस्था को लेकर के आज बैठक थी और उसमें हर बिंदु के ऊपर चर्चा हुई है। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है, क्योंकि जिस प्रकार का एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो बना है और लोगों के एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाया है, उसकी मैनेजमेंट को लेकर के आज अलग अलग हेड को उसमें डीपली चर्चा हुई है, ताकि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से जीत करके तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा। माना जा रहा है कि बैठक में रोहतक लोकसभा सीट पर खास तौर पर चर्चा हुई और रोहतक को दोबारा जीतने की पूरी रणनीति बनाई गई। हालांकि बीजेपी रोहतक सीट को इस बार भी चुनौती नहीं मानती। देखिए, हमारे सामने क्योंकि ये चुनाव है, चुनौती कोई नहीं है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, अगर मैं एक छोटी बात करूं, क्योंकि लोग भूलते नहीं हैं बातों को, कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में लगना पड़ता था। नहीं भूले हैं लोग, आज भी जानते हैं। परंतु उसके अंदर जो सुविधा दी है वो नरेंद्र मोदी जी ने दी और नरेंद्र मोदी जी ने वो लाइन तो खत्म की, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर 75 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दिया था, वहां भी नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ेगा। काबिले गौर है कि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था। इस चुनाव में अरविंद शर्मा को 5,73,845 जबकि दीपेंद्र हुड्डा को 5,66,342 वोट मिले थे और जीत का मार्जिन 7,503 वोट रहा था। रोहतक से दीपक भारद्वाज, सूर्या समाचार। जहां भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को लेकर संजीदा नजर आ रही है, जो जीती हुई सीटें हैं उनको दोबारा से जीतना चाहती है, वहीं पर बात अगर कांग्रेस की करें तो मामला कुछ उल्टा सा दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वो वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं, प्रतिभा सिंह जी। प्रतिभा सिंह इस वक्त मंडी से सांसद हैं और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर वो बयान देती हैं कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में खड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो सांसद निधि का पैसा है वही जनता तक बांटना इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। क्या ये जो बयान है कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी नहीं है? और प्रतिभा सिंह ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि कांग्रेस का जो घटनाक्रम रहा है, जो राज्यसभा चुनावों में जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश ने देखा है, तो प्रतिभा सिंह का बयान, उनकी नाराज़गी और लोकसभा चुनाव में ना खड़े होने की ज़िद क्या कुछ और तो नहीं कहना चाह रही है? प्रतिभा सिंह की जो दलीलें हैं वो आपके कहाँ तक गले उतरती हैं? और प्रदेश की अध्यक्ष अगर कहेगी कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि पार्टी की ऐसी हालत नहीं है, कांग्रेस की ऐसी हालत नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो किस मुंह से वोट मांगने जाएगा, वोटर्स का सामना करेगा, इसका अंदाज़ा आप भी लगाइए। हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट बेशक कुछ वक्त के लिए टल गया हो, लेकिन खींचतान अभी भी जारी है। खासकर सरकार और संगठन के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बड़ी नाराजगी सामने आई है।
ये नाराजगी ही है कि प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नज़र नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा। और हम, आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम उस कंडीशन में होंगे जब हम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। प्रतिभा सिंह की दलील है कि संगठन में नाराजगी है और पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। प्रतिभा सिंह के मुताबिक कार्यकर्ता चुनाव में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज कोई भी कार्यकर्ता सक्रिय नजर नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करे। प्रतिभा सिंह का कहना है कि उन्होंने बार बार सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाए, तभी हम सशक्त हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने काफ़ी विस्तृत दौरा हर क्षेत्र का किया है। लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारें फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। दिल्ली हाईकमान के दरबार से वापस शिमला लौटी प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि उपचुनाव में जो भी उम्मीदवार होंगे उनके लिए कड़ी मेहनत कर सरकार को बचाने का काम करेंगे। देखिए, जो ये हमारे बाई इलेक्शन की बात हो रही है उस पर भी बहुत इम्पोर्टेंस हमको देनी पड़ेगी। सरकार को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। उनको जिताने का कर्तव्य भी हमारा है, तो उनके लिए भी हमें फील्ड में जाकर काम करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं मंडी में ही सीमित रही तो और क्षेत्रों में नहीं जा पाऊंगी। तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा आप जिम्मेवारी दें, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं जाऊंगी और जो हमारे बाई इलेक्शन होने उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य विधानसभा पहुंचाएंगे। प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार करना हिमाचल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस चारों सीटों पर किसे मैदान में उतारती है और कांग्रेस का बेड़ा पार कौन लगाता है। शिमला से अरुण उनियाल, सूर्या समाचार। तो बात हिमाचल प्रदेश की हो रही थी। हिमाचल प्रदेश की मंडी की जो लोकसभा सीट है उसकी हो रही थी। बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा की हो रही थी, जो कह रही हैं कि पार्टी के ऐसे हालात नहीं हैं कि कोई चुनाव में खड़ा हो और वो जीत जाए। तो जो बाकी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, ख़ास तौर से सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बयान के बाद क्या कहेंगे, ये देखना सुनना रोचक होगा। और विपक्ष को तो उन्होंने सामान दे ही दिया है। हिमाचल के बाद बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच आजकल काफ़ी नोक झोंक चल रही है। ईडी बार बार उन्हें बुला रही है, समन भेज रही है, चिट्ठी पत्री भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। अब इस मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। केजरीवाल ने याचिका दायर की और कहा कि ईडी उनको बार बार तलब कर रही है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते। कोर्ट में इस मसले को लेकर काफ़ी बड़ी जिरह हुई। हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते। तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी जब बुलाती है तो गिरफ्तार कर लेती है, और जो समन भेजा जा रहा है उसमें ये भी नहीं लिख रही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको वो आरोपी के तौर पर बुला रही है या गवाह के तौर पर। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपको बुलाया है तो जा आइए, पता चल जाएगा कि आप आरोपी के तौर पर बुलाए गए हैं या फिर गवाह के तौर पर।
क्या है पूरा माजरा, देखते हैं बिग न्यूज बिग शो की इस रिपोर्ट में। ईडी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच की कानूनी लड़ाई थमती नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल बार बार ईडी के समन को दरकिनार कर रहे हैं। 9 समन जारी होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने ईडी को तलब किया है। हाई कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से पूछा कि केजरीवाल समन जारी होने पर पेश क्यों नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। कोर्ट के सवाल पर केजरीवाल के वकीलों ने जवाब दिया। वकीलों ने कहा कि ईडी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वकीलों के मुताबिक केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं। सुरक्षा मिलने पर वो ईडी के सामने पेश हो जाएंगे। ये पता नहीं है कि ईडी उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल समन पर पेश होंगे तभी उन्हें पता लगेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी पहले या दूसरे दिन गिरफ्तार नहीं करती। जब आधार होते हैं तो वो कारण दर्ज करते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं। दरअसल ईडी ने 17 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 9वां समन भेजा है। उन्हें पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए थे। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अरविंद केजरीवाल, ईडी और दिल्ली के बाद आइए एक बार फिर बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की बात करें तो चौटाला परिवार का नाम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। आज इसी चौटाला परिवार में से हम बात करने जा रहे हैं अभय चौटाला की। अभय चौटाला इनेलो के विधायक हैं और अब इन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। ये सुरक्षा उन्हें कब मिली? नफे सिंह राठी की हत्याकांड के बाद अभय सिंह चौटाला ने हाई कोर्ट में याचिका की थी कि उन्हें जान का खतरा है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, तो सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है और वाई प्लस सिक्योरिटी उनको दे दी गई है। और इसी पार्टी में उनके एक पुराने साथी रामपाल माजरा, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वो भी इनेलो में वापस आ गए हैं और आते ही उनकी ताजपोशी इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कर दी गई है। तो अभय चौटाला की वाई प्लस सिक्योरिटी और माजरा साहब का इनेलो का अध्यक्ष बनना, ये जो पूरी कहानी है इस रिपोर्ट की जुबानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला को बड़ी सुरक्षा मिल गई है। अभय चौटाला अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगे। जी हां, सरकार ने अभय चौटाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। नफे सिंह राठी हत्याकांड के बाद अभय चौटाला ने सुरक्षा की मांग की थी और इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट में जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि अभय चौटाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। वहीं अभय चौटाला के एक पुराने साथी इनेलो में लौट आए हैं। रामपाल माजरा की इनेलो में वापसी हो चुकी है। बीजेपी का दामन छोड़ रामपाल माजरा ने एक बार फिर इनेलो ज्वाइन कर ली है और उन्हें इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। पहले से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को जब पार्टी का स्थापना हुई थी, उस वक्त से पार्टी के सूत्र को मजबूत करने में चौधरी देवीलाल के साथ भी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी इन्होंने लंबे समय तक संगठन को मजबूत बनाने में अपनी जिम्मेवारी निभाई। पीछे किसी कारणवश कुछ समय के लिए राजनीतिक तौर पे जिस तरह के हालात प्रदेश के रहे, देश के रहे, उनको देखते हुए राजनीति से उठ चुके थे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रति सदा
उनका लगाव रहा। हमेशा पार्टी को जब भी मेरी मुलाकात हुई, चौटाला साहब माजरा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने खुल करके कहा कि मेरी इच्छा है कि पार्टी फिर शिखर पर पहुंचे। रामपाल माजरा इनेलो में क्यों आए, अब वजह भी जान लीजिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। ऐसे मौके में किसानों के लिए इस्तीफा दे देने वाले, हरियाणा विधानसभा को ठोकर मार देने वाले, ऐसे मौके में हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने वाले, ऐसे मौके में कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे तुरंत से अभय सिंह चौटाला का साथ देना चाहिए। और मैं इस मौके पे, इसलिए अगर सत्ता की मलाई खाने की कोई चाहत नहीं, पहले भी ऐसा कभी सोचा भी नहीं। ये कोई लोकदल पार्टी में आज कोई ये भी नहीं समझ पा रहा होगा कि बहुत बड़ा फेरबदल होकर के सरकार बनने वाली है। निकट भविष्य में कल क्या हो जाए, ये तो संभावनाएं रहती हैं। संघर्ष के बलबूते पे ही किया है, आगे भी संघर्ष को ही चुना है। आज केवल अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में संघर्ष करने आए हैं, लड़ाई लड़ने आए हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने आए हैं। काबिल गौर है कि रामपाल माजरा इनेलो के पुराने सारथी रहे हैं और अब इनेलो में फिर लौट आए हैं। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की हत्या के बाद इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था और अब ये जिम्मेदारी रामपाल माजरा को दी गई है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। अभय चौटाला और इनेलो की इस कहानी के बाद अब एक दुखद खबर जो आज आपके सामने दिन में आई होगी। ये खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है और एक कंपनी में बॉयलर फटा जिसमें लगभग 40 लोग घायल हो गए थे। अब जो ताज़ा समाचार हमें मिला है, इस ब्लास्ट में जो लोग घायल थे उन घायलों में से 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। रेवाड़ी के धारूहेड़ा स्थित ऑटो पार्ट्स बनाने वाली लाइफ लॉन्ग कंपनी में बॉयलर फट गया था, जिसमें करीब 40 कर्मचारी घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 5 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। कई कर्मचारियों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बता दें कि कई कर्मचारी रोहतक पीजीआई और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस मामले में गठित की गई कमेटी भी जांच कर रही है। हादसे में झुलसे कर्मचारी ने बताया कि हादसे के समय कंपनी में लगा बड़ा इमरजेंसी गेट बंद था। इसकी वजह से आग लगने के बाद कर्मचारी उसमें फंसे रह गए। दिनांक 16 मार्च को जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है धारूहेड़ा में, इसमें जो डस्ट कलेक्टर है जो वो फट गया और उसके फटने से वहाँ जो वर्कर उसमें आग लग गई और उसमें जो काम कर रहे थे वो वर्कर झुलस गए और झुलसने से जो है ना उसी टाइम ये हादसा हुआ। उसी टाइम उनको एम्बुलेंस से और नज़दीक के धारूहेड़ा और रेवाड़ी के हॉस्पिटलों में एडमिट कराया गया, जिसमें टोटल कुल जो है ना 39 वर्कर इस हादसे में घायल हुए, जिनमें से जो उन काफ़ी को जो है ना बर्न इंजरी थी जलने से, और वो जो है ना रेवाड़ी से फिर जो पीजीआई रोहतक रेफ़र किए गए और पीजीआई रोहतक में से कुछ वर्कर जो है ना सफदरजंग एडमिट कराए गए। जो इलाज के दौरान इनमें से 5 वर्कर की जो है ना डेथ हो गई है और बाकी का इलाज पीजीआई रेवाड़ी और सफदरजंग में चल रहा है। बता दें कि 16 मार्च की शाम को करीबन 5:45 पर धारूहेड़ा की लाइफ लॉन्ग कंपनी में उस वक्त बॉयलर डस्ट क्लस्टर फट गया था जब कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे थे। बहरहाल बॉयलर कैसे फटा, हादसे की असल वजह क्या रही, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन घायल कर्मचारियों के परिजन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए। हम यूं आए और यूं गए। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद।